हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। पहला लेसन, जो कि लेसन का नाम हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट 1 क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों पहले हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पदार्थ होता क्या, मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब क्या होते हैं, एक पदार्थ होते हैं दोस्तों। जैसे हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हो गया, लकड़ी हो गया और भी चीज़ इत्यादि, और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि पदार्थ क्या होता है दोस्तों। ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरती है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरती है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है पदार्थ। मतलब स्थान भी घेरे और द्रव्यमान भी हो दोस्तों, मतलब वेट भी हो, स्थान भी एक अपना स्थान भी घेरे और एक द्रव्यमान भी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और भी है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर भी बना होता है दोस्तों। पदार्थ जो होता है हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर भी बना होता है। जैसे अब हम उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे किताब हमारा क्या, एक पदार्थ है, ये भी हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। पेन हो गया, तारे हो गए, सूर्य हो गया, हवा हो गया, और हमारा ग्रह, पानी आदि, ये सब हमारे क्या है, पदार्थ है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं, कणों के गुणधर्म, पदार्थों के कणों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका पहला जो गुणधर्म है हमारा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों जो भी हमारा एक पदार्थ होता है उसके बीच में क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है दोस्तों, खाली स्थान होता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकली रूप में बताऊंगा कैसे होता है दोस्तों। अब दूसरा देख लेते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं दोस्तों। मतलब जो पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब जो हमारा पदार्थ है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के आपस में आकर्षित करके बंधे होते हैं। अब जो हमारा है ये आगे देखते हैं, पदार्थ में इसका पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका पहला ये वाला पॉइंट समझते हैं दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिकली के रूप में। इसका पहला मैंने बताया था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे होता है, आइए दोस्तों इसको जानते हैं कैसे होता है। ये जो होता है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसका पहला जो सबसे कम ठोस में होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है दोस्तों, वो सबसे कम क्या होता है, ठोस में होता है। और ठोस से अधिक द्रव में भी होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है। पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, द्रव में ज़्यादा होता है रिक्त स्थान दोस्तों। लिक्विड में क्या होता है, रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला है तीसरा, सबसे अधिक गैस में भी होता है, और गैस में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे कि मैंने एक पात्र ले लिया, कोई भी मैंने यहाँ पर दिखाया, मैंने कोई पात्र ले लिया, इस पात्र में क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब जब मैं इसमें नमक डालूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, नमक आसानी से घुल जाएगा। तो ये नमक इसमें जब पानी में घुल गया, पानी हमारा क्या है, पदार्थ है, जब नमक पानी में घुल गया तो पानी में ज़रूर रिक्त स्थान होगा, तभी तो वो घुल गया दोस्तों। तो इसका पहला जो था, सबसे कम ठोस में होता है। ठोस में अगर कोई नमक हम डालेंगे तो आसानी से नहीं घुलेगा दोस्तों। ठोस से अधिक द्रव में होता है, द्रव मतलब कोई पानी हो गया, पानी में अगर हम नमक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। और सबसे अधिक गैस में होता है दोस्तों। गैस में क्या होते हैं, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि उनके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं दोस्तों। अगला इसका दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों के बीच गति और तेज होती है। तो इसका पहला क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक होती है, तो इसका पहला पॉइंट, ये दूसरा का मैंने यहाँ बताया। अब दूसरा का पहला पॉइंट, इसका डिफिनेशन बताने, मतलब इसका लक्षण बताने जा रहा हूँ दोस्तों।
तो सबसे पहले जो इसका है दूसरा का पहला, सबसे कम ठोस में होता है। पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक होती है। कणों की गति कैसी होती है देखते हैं। सबसे कम जो होती है ठोस में होती है। कणों की जो भी हमारा कण है वो सब उसका जो गति रहेगा वो सबसे कम किस में रहेगा, ठोस में रहेगा दोस्तों। द्रव में मध्यम होगा, मतलब द्रव में ना ज़्यादा होगा ना कम होगा दोस्तों। अगला, सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होती है। सबसे अधिक किस में होती है, गैस में होती है। आइए हम इसका प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं कैसे। तो हम कोई पात्र लेते हैं, इस पात्र में मान लेते हैं कोई हमारा इस पात्र में पानी है। अब इस पानी में हम क्या करेंगे, कोई इसमें नीला कोई स्याही डालेंगे, कोई भी इसमें स्याही डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें स्याही क्या है, पहले ऊपर पूरा फैलेगा दोस्तों। क्या होगा, पहले ऊपर फैलेगा, पहले ऊपर फैलेगा, फिर धीरे धीरे पहले ऊपर पूरा फैल जाएगा, फिर नीचे जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें देख रहे द्रव में मध्यम होती है, द्रव में ज़्यादा तो नहीं घुलती मगर ज़्यादा नहीं घुलती, मगर सबसे अधिक इसमें तो गैस में होती है दोस्तों स्याही। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगला इसका तीसरा नंबर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अगले स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नंबर जो हमारा है दोस्तों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब देखते हैं इसको, सबसे अधिक कणों के बीच आकर्षण बल होता है दोस्तों। सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों, ठोस में होती है। मध्यम द्रव में होता है, मतलब कम जो होता है, मतलब न ज़्यादा न कम किसमें होता है, द्रव में होता है। अब सबसे कम गैस में होती है, गैसे में होती है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोई हमारा हैंडपम्प है, कोई नल है। नल में हम देखते हैं कि अगर कोई वाटर इसमें अगर आ रहा है, अगर हम यहाँ से कोई वाटर यहाँ पर अगर खोल दिए, अगर कोई वाटर गिर रहा है दोस्तों, तो अगर इस नल में अगर हम कोई यहाँ पर पानी गिर रहा है और जहाँ से पानी गिर रहा है अगर हम वहीं पर ऐसे कोई भी अगर यहाँ पर पात्र लगा देते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ यहाँ पर ऐसे रख देते हैं या अपना हाथ यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब पानी गिरेगा तो कुछ पानी इधर से भी जाएगा, कुछ पानी इधर से जाएगा। तो पानी इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब पानी इधर से जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर आपस में आकर फिर नीचे मिल जाएगा दोस्तों। पानी आपका इधर बगल से निकल जाएगा, फिर बगल से निकल जाएगा, फिर नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, कोई वस्तु रखा गया, यहाँ कोई बीच में कोई वस्तु रखा गया है, वहाँ से पानी गिर रहा है, अब पानी यहाँ से सीधा आया, मिल गया, फिर इधर आया कि मिल गया। तो क्या हुआ, इसमें आकर्षण बल हुआ दोस्तों। सबसे अधिक ठोस में होता है, मध्यम द्रव में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है दोस्तों। अब पदार्थ की अवस्थाएं देख लेते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला जो हमारा है, ये पदार्थ की अवस्थाएं में पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं और हमको पढ़ना कितना है, सिर्फ 3 ही पढ़ना है। होती तो 5 है मगर हमको पढ़ना है 3 ही, तो हम पाँचों को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठोस होता है पहला, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है, चौथा प्लाज्मा होता है, एंड लास्ट हमारा 5वां जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अब इसमें हम पहला जो पढ़ते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला नंबर ठोस का जो आयतन होता है वो हमारा दोस्तों निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है दोस्तों। और यह एक निश्चित बीमा में व्यवस्थित होते हैं दोस्तों। एक निश्चित बीमा में मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें आकर्षण बल मतलब ये जो इसके अवयवी कण होते हैं बहुत मजबूती से बांधे होते हैं दोस्तों। इनके जितने भी कण होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब इसमें ये बहुत अत्यधिक मजबूती के साथ बंधे होते हैं दोस्तों। और ये बहुत कठोर भी होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में मेज हो गया, ईंट हो गया आपका, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे ठोस में आते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, द्रव जो होता है हमारा, द्रव जो होता है ये इनकी आकार जो होता है, इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है
मगर आकार अनिश्चित होता है दोस्तों, मगर इनका आयतन जो होता है निश्चित होता है दोस्तों। अब समझते कैसे आयतन निश्चित होता है। अगर कोई भी किसी पात्र में हम अगर 1 लीटर पानी किसी पात्र में अगर हम रखे हैं, तो वो जो पानी होता है उस आयतन का साइज ले लेगा दोस्तों। फिर उसी पानी को हम किसी और कंटेनर में रखते हैं, किसी और पात्र में रखते हैं, तो जिस पात्र में आप रखेंगे वो उसका आयतन ले लेगा दोस्तों। तो आप देखते हो कि इसमें जो द्रव होता है, द्रव मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, पानी मतलब द्रव में जैसे पानी ले लीजिए आप, पानी को किसी भी चीज़ में डालेंगे तो जिस चीज़ में आप डालेंगे वो पानी उसका आकार ले लेगा। तो इसका निश्चित आयतन होता है, मतलब उसकी निश्चित एक आयतन होती है। जैसे पानी, दूध अगर आप किसी ग्लास में रखते हैं तो वो दूध क्या होता है, ग्लास का साइज़ ले लेता है दोस्तों। तो इसका जो है आकार जो होता है अनिश्चित होता है, आकार हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे हमने किसी ग्लास में 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर का वो ग्लास में उसका आकार जो है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर साइज़ का आकार बनेगा। अगर उसी पानी को हम किसी और दूसरे पात्र में रखते हैं तो जिस पात्र में रखेंगे वो उसका साइज़ ले लेगा। तो आकार इसके बदलते रहते हैं, मगर आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर 1 लीटर पानी उसमें है तो अगर हम किसी दूसरे पात्र में रखेंगे तो उसमें भी 1 लीटर पानी होगा। अगर हम 2 लीटर अगर दूध है तो किसी दूसरे कंटेनर में अगर पलटेंगे तो उसमें दूध क्या होगा, 2 ही लीटर होगा। तो आयतन इसका एक निश्चित आयतन होता है, मगर इसकी आकार जो होती है अनिश्चित। आकार हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं दोस्तों। और इनकी अनिश्चित विमाएँ भी होती हैं, ये संतुलित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं ठोस। ठोस जो होता है हमारा एक निश्चित आकार होता है, अनिश्चित, इसका ठोस का अनिश्चित आकार होता है और अनिश्चित आयतन भी होता है दोस्तों। आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। और इनकी अनिश्चित विमाएँ भी होती हैं। इनमें क्या होता है, अनिश्चित विमाएँ भी होती हैं। इनमें बहावपन होता है, और जैसे ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं दोस्तों। ये बिखरे हुए रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं दोस्तों। तो आगे अब पढ़ते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे देखते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव 3 प्रकार के होते हैं। पहला गलनांक बिंदु, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा निक्षेपण, चौथा क्वथनांक बिंदु। पहला हम पढ़ते हैं गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह आसानी से ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में हो जाता है। दोस्तों इसके कहने का मतलब किसी ठोस का वह तापमान, कोई ठोस का वह तापमान जिसमें वह अपनी ठोस अवस्था से, मतलब ठोस अवस्था से, ठोस से पिघल कर क्या होता है, द्रव में आसानी से परिवर्तित हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा गलनांक बिंदु होता है दोस्तों। अगला आप देखते हैं इसी में आपका जो है, इसी में गलनांक बिंदु में पहला हेडिंग देखते हैं, संगलन के प्रक्षुब्ध ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसमें गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रक्षुब्ध ऊर्जा कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु दूसरा पॉइंट हमारा है जो ये, इसमें तो तीसरा लिख दिया हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों, इसे अच्छे से तो समझ लेते हैं हम। क्वथनांक बिंदु हमारा जो होता है, किसी द्रव का वह तापमान, किसी द्रव का वह तापमान, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए। द्रव अवस्था से को छोड़कर गैस में परिवर्तित हो जाए, वही क्वथनांक बिंदु कहलाता है दोस्तों। अब इसमें अगला वाष्पीकरण
कि गुप्त ऊष्मा, इसी में ये वाला हेडिंग आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बताएंगे दोस्तों कैसे होता है। जैसे आपका वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसमें क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं दोस्तों। अब तीसरा नंबर ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ऊर्ध्वपातन हम क्या होता है समझ लेते हैं अच्छे दोस्तों। अब हमारा उस ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ठोस अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए, मतलब द्रव में नहीं परिवर्तन होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे किस में चला जाएगा, गैस में बदलने लगेगा। वही हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला नंबर दोस्तों हमारा जो है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है इसे समझते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। पहला अमोनियम, कपूर, ये हमारा हो गया नेफ्थलीन की गोलियां, ये सब हमारे क्या निक्षेपण है। अब दोस्तों देखते हैं हम द्रव से गैस से द्रव में ठोस में कैसे परिवर्तित होता है। ये आपको पढ़ाया गया, बता भी दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बना भी हूँ, इसे समझा दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है आपका, देखते हैं ठोस से पहले किस में बदलेगा, ठोस से हमारा पहले किस में बदलेगा, द्रव में। द्रव से पहले फिर किस में बदलेगा, गैस में। द्रव से फिर किस में बदलेगा, गैस में दोस्तों। और अब यहाँ पर अगला देखते हैं गैस से अब यहाँ से समझते हैं दोस्तों। जो हमारा ठोस होता है संगलन होकर द्रव में बदलता है, जो द्रव होता है वाष्पीकरण होकर गैस में बदलता है, और जो गैस होता है निक्षेपण होकर फिर से पुनः ठोस में बदल जाएगा दोस्तों। जैसा कि इसको मैंने पीछे बता दिया है अच्छे से। आगे समझते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव सीखते हैं। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी दोस्तों। इसे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि तापमान घटा दिया जाए, तापमान अगर घटा दिया जाए तो सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो गैसों के बीच की दूरियां जो कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी दोस्तों। जो हमारा ठोस के रूप में कुछ गैस मतलब बन जाते हैं तो ऐसा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो द्रव के रूप में बदलने लगेगा दोस्तों। अगला दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं, दाब घटने से कण दूर जाते हैं। मेन स्टार पॉइंट है। वाष्पीकरण समझ लेते हैं। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक समझते दोस्तों। सतह का क्षेत्रफल, फिर तापमान, फिर आर्द्रता, फिर वायु की आर्द्रता मतलब नमी भी होती है दोस्तों, वायु की गति। अब आगे देखते हैं दोस्तों हमारा वाष्पीकरण से शीलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मैं आगे क्लास 9th का पार्ट 2 सेकेंड लेसन में पढ़ाऊँगा दोस्तों अगले वीडियो में। तो अगला भी हमारा पार्ट 2 अगर पढ़ना चाहते हो लेसन सेकेंड
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लेसन सेकेंड मिल जाएगा और आप वहाँ पढ़ लीजिए दोस्तों। आप इस जो मैं बताया हूँ आप इसे फेयर के रूप में भी पढ़ सकते हो दोस्तों। और कोई भी इसमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।